हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पर। एक बार फिर से लेकर आया हूं हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन, जो कि आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। सभी प्रकार की परीक्षाओं में, जैसे यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूपीपी एवं अन्य प्रकार की परीक्षाएं जहां पर भी हिंदी आपसे पूछा जाता है, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को हम लोग शुरुआत करने चल रहे हैं, तो आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे इसको। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। यहाँ पर कुल 25 प्रश्नों का संकलन किया है आज, यानी कि आज हम लोग कुल 25 प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं, और इन प्रश्नों को हम लोग व्याख्यात्मक रूप से, विस्तृत रूप से इनको पढ़ेंगे, जहाँ पर हम लोग 25 की बजाय लगभग 40 से 50 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। ठीक है, और हो सकता है ज़्यादा ही प्रश्न हम लोग कवर कर लेंगे, क्योंकि प्रत्येक विकल्प का यहाँ पर विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे हम लोग, व्याख्यात्मक रूप से प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग इस सेशन की। तो लगातार बने रहिए हमारे साथ, बहुत आप लोगों को फायदा होने वाला है और वास्तव में आनंद भी मिलेगा। प्रश्न नंबर 1, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? विकल्प का 2, 4, 6, 8। दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प सही होगा? क्या हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं, 4 प्रकार की होती हैं, 6 प्रकार की या फिर 8 प्रकार की होती हैं? तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसका आंसर दे दिया होगा। तो हम लोग देखते हैं कि हिंदी में ध्वनियाँ होती हैं जो, उनको हम लोग 2 भागों में विभाजित कर लेते हैं। क्लियर है? यानी कि स्वर और व्यंजन। ठीक है, स्वर और व्यंजन, यानी कि हिंदी में जो ध्वनियाँ होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। ऑप्शन नंबर का, यानी कि विकल्प का, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2, ऊष्म व्यंजन कौन सा है? दिए गए विकल्पों में हमें ऊष्म व्यंजन बताना है। क्या हा है, या है, अड़ा है या फिर रा है? कौन सा विकल्प सही होगा क, ख, ग या घा में? तो हम लोग जब बात करेंगे ऊष्म व्यंजनों की, तो हिंदी में ऊष्म व्यंजनों की संख्या जो है वो 4 है। और कौन कौन से होंगे? तो आप कहेंगे शा, शा, सा और हा। तो इस प्रकार से देख पा रहे होंगे कि सा में जो ऊष्म व्यंजन में हा है, वो यहाँ पर विकल्प दिया गया, यानी कि विकल्प का बिल्कुल सही होगा। या जो है ये अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, और अंतस्थ व्यंजनों की भी संख्या 4 होती है, जिनको हम लोग कहते हैं या, रा, ल और वा। अड़ा जो है, ये अड़ा है, ये उत्क्षिप्त व्यंजन है, उत्क्षिप्त व्यंजन है। इसी को हम लोग बोलते हैं ताड़न जात व्यंजन, ताड़न जात व्यंजन बोलते हैं। और इनकी संख्या हिंदी में 2 है, एक को हम लोग कहते हैं अड़ा और एक को कहते हैं अढ़ा। क्लियर है? और रा जो है, ये आप जानते हैं, रा क्या है? ये एक तो अंतस्थ व्यंजन है, और दूसरा इसे रा को हम लोग कहते हैं प्रकंपित व्यंजन। क्या कहते हैं? प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। क्लियर है? तो चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। देख पा रहे होंगे कि हम लोगों ने विस्तृत रूप से इनको पढ़ा है, बहुत अच्छे से इनका हम लोग अध्ययन करेंगे इसी तरीके से। प्रश्न नंबर 3, गाय कौन सी संज्ञा है? हमें बताना है कि गाय में जो है वो कैसी संज्ञा है। क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्या जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो क्या होगा, गाय कौन सी संज्ञा होगी? तो गाय यहाँ पर जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। जब एक ही नाम से कई चीज़ों की जानकारी प्राप्त होती है या कई चीज़ों का बोध होता है, तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जानवरों के नाम, पेड़ पौधों के नाम, पशु पक्षियों आदि के नाम जो होते हैं वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर जो विकल्प होगा वो जातिवाचक संज्ञा होगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में जो होता है वो विशेष की बात करते हैं, यानी कि जब किसी नाम से किसी विशेष की बात पता चले, विशेष के बारे में जैसे हमने कहा गंगा, तो आपको एक नदी के बारे में जानकारी होती है, और जो विशेष नदी है, हमें जब गंगा नाम लेते हैं तो किसी अन्य नदी का ख्याल नहीं आता। भाववाचक संज्ञा वे संज्ञाएं होती जो हमारे हृदय में उठते हैं, जैसे सुख दुख आदि को हम लोग भाववाचक संज्ञा कहेंगे। और द्रव्यवाचक संज्ञा में जैसे पदार्थवाचक संज्ञा होता है, जैसे सोना चांदी हो गया, ठीक है, तेल पानी, इस तरीके से जो होते हैं वो द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगे। अगर आपसे पूछें कि संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं, तो संज्ञाएं जो होती हैं मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं, परंतु इनका जब वर्गीकरण करते हैं तो ये 5 प्रकार की होती हैं। क्लियर है? जैसे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, और 5वां जो है उसे हम लोग कहेंगे समूहवाचक संज्ञा। क्लियर है? समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? क्या 5 होते हैं, क्या 6 होते हैं, 7 होते हैं या फिर 8 होते हैं?
सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो आपसे जब पूछा जाएगा सर्वनाम के कुल कितने भेद, तो आप कहेंगे सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं, यानी कि विकल्प जो खा है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन कौन से होते हैं, तो हम लोग कहेंगे एक तो पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। दूसरे की बात करें तो यहाँ पर हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तीसरे की बात करें अगर तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगर चौथे की बात करें तो ये निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। पांचवे की बात करें तो संबंधवाचक हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम होगा। और छठा जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो कुल सर्वनामों की संख्या 6 होती है। प्रश्न नंबर 5, दुबई कितना सुंदर शहर है, रेखांकित पद है, क्या यह प्रविशेषण होगा, क्या संख्यावाची विशेषण होगा, परिमाणवाचक विशेषण होगा या फिर विधेय विशेषण होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन क ख ग घ में तो सुंदर जो है वो क्या होगा, वो यहाँ पर विधेय विशेषण हो जाएगा। सुंदर शब्द जो है वो विधेय विशेषण हो जाएगा। संख्यावाची विशेषण में जब संख्याओं का बोध हो, जहाँ पर संख्याएं दी हों वहाँ पर संख्यावाची विशेषण होगा, और जब आपको परिमाण दिया होगा यानी किसी पदार्थ की मात्रा दी हो तो वहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण होता है। और प्राविशेषण का मतलब होता है जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे प्राविशेषण कहते हैं। तो जैसे यहाँ पर शब्द लिखा है दुबई कितना सुंदर शहर है, तो यदि हम कहें दुबई, दुबई बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर शहर है, दुबई बहुत सुंदर शहर है, सुंदर की विशेषता क्या है, बहुत है, तो ये जो है वो प्राविशेषण हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसको बेहतर समझा होगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 6, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं। हमें यहाँ बताना है कि जो क्रिया है वो कितने प्रकार की होती है, क्या 3 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, 4 प्रकार की या फिर 5 प्रकार की। क्रिया के कितने भेद होते हैं, कौन सा विकल्प सही होगा क ख ग घ में। तो आप बताएंगे कि विकल्प नंबर ख बिल्कुल सही होगा। क्रिया के 2 भेद होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं, साकर्मक क्रिया होगा, सकर्मक क्रिया होता है, और दूसरा जो वो होता है वो आकर्मक क्रिया होता है। दूसरा भेद आक्रमक क्रिया होता है। सक्रियक क्रिया में कहेंगे कि जब किसी वाक्य में क्रिया के साथ कर्म दिया रहता है, क्रिया के साथ कर्म दिया रहता है तो वहाँ पर सकर्मक क्रिया होती है, और जहाँ पर क्रिया के साथ कर्म उपस्थित नहीं होगा वहाँ पर अकर्मक क्रिया होगी। क्लियर है। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित शब्दों में अव्यय है, हमको बताना है, अव्यय शब्द बताना है। अव्यय शब्द क्या होते हैं, अव्यय शब्द वे शब्द होते हैं, वे शब्द होते हैं जो या जिनमें लिंग, काल या वचन के आधार पर परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, अर्थात जिन शब्दों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता उन्हें हम अव्यय कहेंगे। तो यहाँ दिए गए शब्दों में कौन सा अव्यय होगा, क्या भारत होगा, श्याम होगा, आह होगा या फिर दक्षिण होगा। तो यहाँ पर जो विकल्प दिया गया है वो विकल्प गा बिल्कुल सही हो जाएगा। आह शब्द जो है ये अव्यय दिया है, इसमें हम कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, जबकि भारत शब्द है इसका परिवर्तन हो सकता है, जैसे हम इसको भारतीय लिख सकते हैं। क्लियर है। श्याम को क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग इसको श्यामल भी कर सकते हैं, श्यामा भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर यदि श्याम का अर्थ यहाँ से पुरुष से है, यदि हम लोग श्यामा लगा दें तो ये स्त्रीलिंग में बदल जाएगा, यानी कि जो ये इसमें लिंग के आधार पर परिवर्तन हो जाएगा। और दक्षिण को भी हम लोग बदल सकते हैं, जैसे दक्षिणायन कर सकते हैं, दक्षिणावर्त कह सकते हैं, तो इनमें परिवर्तन हो सकता है। ठीक है। आ शब्द जो है ये बिल्कुल अव्यय है। इसी प्रकार से हम लोग हाय कह सकते हैं, ये भी अव्यय है। वाह शब्द भी अव्यय होगा। ठीक है। ऐसे ही अन्य और शब्द होते हैं, जैसे शाबाश शब्द है ये भी अव्यय होता है। क्लियर है। प्रश्न नंबर 8, माँ सुबह खाना बनाती है, इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है।
हमको जो वाक्य दिया है माँ सुबह खाना बनाती है, क्या कालवाचक क्रिया विशेषण होगा, स्थानवाचक होगा, परिमाणवाचक होगा या फिर रीतिवाचक होगा? तो कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो बिल्कुल ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही हो जाएगा। कालवाचक क्रिया विशेषण होगा, क्योंकि यह समय का बोध कराता है। क्या कराता है? समय का बोध कराता है, यानी कि सुबह खाना बनाती है। क्लियर है? ऐसे ही अन्य शब्द हो जाएंगे, जैसे आजकल, आज, कल, तुरंत, तुरंत, ये सभी जो है कालवाचक विशेषण होंगे। ठीक है। स्थानवाचक विशेषण क्या होते हैं कि जिन शब्दों से स्थान का बोध हो, और परिमाणवाचक विशेषण क्रिया विशेषण मात्रा का बोध कराते हैं। क्लियर है? और रीतिवाचक किसी पद्धति का जो बोध कराते हैं उन्हें रीतिवाचक कहेंगे। क्लियर है? प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छांटिए। हमको पुल्लिंग शब्द बताना है। क्या होगा? क्या चाहत पुल्लिंग शब्द होगा, रंगत होगा, मेहनत होगा या फिर आहार होगा? तो पुल्लिंग शब्द आप जानते हैं कि क्या होगा। जैसे आहार, यहाँ पर पुल्लिंग शब्द दिया हुआ है कि यह आहार अच्छा है। ठीक है, अच्छा है। अब चाहत को क्या कहेंगे? ये मेरी चाहत, यानी कि मेरी, तो क्या हो गया? स्त्रीलिंग। रंगत अच्छी है, मेहनत रंग लाई, तो ये सभी जो है स्त्रीलिंग शब्द होंगे, जबकि आहार जो है वो आपका पुल्लिंग शब्द दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 10, शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु का बोध हो उसे कहते हैं। यानी ऐसे शब्द जिनसे हमें एक ही वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त होने क्या कहेंगे? क्या वचन कहेंगे, क्या एक वचन कहेंगे, अनेक वचन कहेंगे या फिर बहुवचन कहेंगे? तो बात आती है ये दिए हैं, यानी कि वचन की बात करें तो वचन हिंदी में 2 प्रकार के होते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं एक वचन। क्या कहते हैं? एक वचन। और दूसरे होते हैं बहुवचन। क्या होते हैं? बहुवचन होते हैं। एक वचन वे शब्द होते हैं जिनसे एक ही वस्तु की जानकारी होती है, उन्हें एक वचन कहते हैं। और बहुवचन मतलब 2 या 2 से अधिक वस्तुओं की जानकारी होने पर बहुवचन कहते हैं। तो यहाँ पर जो हमसे पूछा गया है, कह रहा है कि एक ही वस्तु का बोध हो, तो ऑप्शन नंबर खा यानी कि विकल्प खा सही हो जाएगा, एक वचन होगा। क्लियर है? प्रश्न नंबर 11, वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं, वाक्य में कौन सा कारक होगा? क्या कर्म कारक होगा, क्या संबंध कारक होगा, अधिकरण कारक होगा या फिर कर्ता कारक होगा? तो कौन सा होगा? जब कारक की बात करें तो अब से पूछा जाए कि कारक कितने होते हैं हिंदी में, तो आप बताएंगे 8 कारक होते हैं। क्लियर है? तो वृक्ष से पत्ते झड़ते हैं से जो है वो किसका कारक चिन्ह होता है? तो आप कहेंगे ये किसका होता है? तो ये होता है अपादान का। क्या? अपादान का होता है। क्लियर है? या फिर करण का होता है। ठीक है? तो यहाँ पर जो है पत्ते झड़ते हैं, यानी कि पत्ते जो है वो पेड़ से टूटकर गिर रहे हैं, और किसी वस्तु का दूर होना या अलग होना होता है अपादान कारक। और अपादान कारक का जो कारक चिन्ह है वो से है। यहाँ पर कारक चिन्ह जो कारक होगा वो हो जाएगा अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है? जबकि अपादान कारक इसमें नहीं दिया है, तो ये सभी विकल्प गलत होंगे। तो यहाँ पर जो होगा वो आपका अपादान कारक हो जाएगा। क्लियर है? बात समझ पा रहे हैं? यहाँ पर जो होगा वो अपादान कारक होगा, ये आप ध्यान रखेंगे। और जो कारक होते हैं वो 8 होते हैं, मैंने बताया। जैसे कर्ता होता है, कर्ता का कारक चिन्ह ने होता है। फिर कर्म होता है, कर्म का कारक चिन्ह को होता है। इसी प्रकार से करण होता है, करण का कारक चिन्ह जो होता है वो से होता है या फिर के द्वारा होता है, के द्वारा होगा करण का कारक चिन्ह। इसी प्रकार से हम लोग लिखें तो संप्रदान अगला जो होगा वो संप्रदान कारक होगा, और इसका कारक चिन्ह जो होगा वो क्या हो जाएगा? को या के लिए हो जाएगा, को या फिर के लिए हो जाएगा। ठीक है? संप्रदान के बाद हम लोग लिखेंगे तो अपादान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे अपादान हो जाएगा। अपादान का भी कारक चिन्ह से होता है, और ये अलग होने के लिए होता है। ठीक है? अलग होने के संदर्भ में। अपादान के बाद देखेंगे तो संबंध हो जाएगा, संबंध कारक हो जाएगा, और इसका कारक चिन्ह जो होता है वो का की के होता है। क्या होता है? का की के रा री रे आदि होते हैं। संबंध की बात करेंगे तो अधिकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगला अधिकरण हो जाएगा, और अधिकरण का कारक चिन्ह जो होता है वो में होता है या फिर पर होता है, और उसके बाद जो हो जाएगा वो संबोधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8वां जो कारक होगा वो संबोधन होगा, और इसका कारक चिन्ह जो होगा वो हे होता है, जैसे हे और अरे होता है। ठीक है? हे होता है और अरे होता है, अंत में विस्मयाद यादक चिन्ह लगा होता है। क्लियर है? प्रश्न नंबर 12,
अंगीठी का तत्सम शब्द है, अंगीठी का तत्सम क्या होगा? क्या अग्निका होगा, क्या अनिष्ठिका होगा, अग्निष्ठिका होगा या फिर अग्निष्ठिकी होगा? तो कौन सा इसका तत्सम होगा? तो यहाँ पर विकल्प जो है गा बिल्कुल सही हो जाएगा। अग्निष्ठिका, अंगीठी का अग्निष्ठिका जो होता है वो तत्सम होगा, तत्सम है। और अंगीठी जो है ये आपका कैसा दिया है? तो आप कहेंगे ये तद्भव शब्द दिया हुआ है। कैसा दिया है? तो तद्भव शब्द दिया हुआ है। क्लियर है? चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 13, वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय है तो कौन सा? क्या का प्रत्यय लगा है, इक प्रत्यय लगा है, ईक प्रत्यय या फिर आई प्रत्यय लगा है? तो प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं, वे शब्दांश होते हैं जो शब्दांश होते हैं जो किसी मूल शब्द के बाद में लगाए जाते हैं, तो उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे वैज्ञानिक है तो वैज्ञानिक शब्द दिया है, इसको हम लोग कैसे विच्छेद करेंगे? विज्ञान, क्या लिखेंगे? विज्ञान प्लस इक हो जाएगा। तो यहाँ पर शब्द जो लगा है वो इक लगा है, यानी कि आप कहेंगे कि इक प्रत्यय लगा है, विकल्प खा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? प्रश्न नंबर 14, आविर्भाव का विलोम शब्द होगा। हमें दिया है शब्द आविर्भाव और इसका बताना है विलोम यानी कि उल्टा। क्या अंतर्धान होगा, क्या सुप्त होगा, तिरोभाव होगा या फिर संभाव होगा? क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो तिरोभाव है इसका विलोम शब्द आविर्भाव है, उसका विलोम हो जाएगा तिरोभाव। क्या हो जाएगा? तिरोभाव हो जाएगा। और जो अंतर्धान दिया है इसका विलोम क्या होगा? तो अंतर्धान का विलोम जो होगा वो हो जाएगा प्रकट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रकट हो जाएगा। अगर सुप्त की बात करें तो सुप्त का विलोम जो होगा वो जागृत होगा, सुप्त का विलोम जागृत होगा और संभाव का विलोम हो जाएगा असंभाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असंभाव हो जाएगा। क्लियर है? प्रश्न नंबर 14, आविर्भाव का विलोम शब्द होगा। तो आविर्भाव का विलोम क्या होगा? क्या अंतर्धान होगा, सुप्त होगा, तिरोभाव होगा या संभाव होगा? तो क्या हो जाएगा? कौन सा विकल्प होगा? तो आविर्भाव का जो विलोम होगा वो तिरोभाव हो जाएगा। विकल्प नंबर गा बिल्कुल सही होगा। अंतर्धान का विलोम की बात करें तो इसका विलोम प्रकट हो जाएगा। और सुप्त का विलोम जागृत होता है, सुप्त का विलोम जागृत होगा, जबकि संभाव का विलोम होगा असंभाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो असंभाव हो जाएगा। क्लियर है? प्रश्न नंबर 15 में कहा गया है आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पर दिए गए कुछ शब्द हैं, पूछा गया कि आकाश का कौन सा पर्यायवाची नहीं है। क्या गगन होगा, क्या नभ होगा, अंबर होगा या फिर अवनि होगा? तो गगन, नभ और अंबर सभी आकाश के पर्यायवाची हैं, जबकि अवनि जो है वो आकाश का पर्यायवाची नहीं है। यदि आकाश का पर्यायवाची नहीं है तो फिर किसका होगा? तो आप कहेंगे ये धरती का पर्यायवाची है। धरती का पर्यायवाची अर्थात हम लोग इसको कह सकते हैं पृथ्वी। ठीक है? पृथ्वी को अचला कहते हैं। ठीक है? अचल कहते हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 16, अल्पहारी शब्द के लिए उचित वाक्यांश छांटिए। हमको बताना है कि अल्पहारी का वाक्यांश क्या होगा। क्या जो कंदमूल खाता हो, खा विकल्प है जो फल खाता हो, गा विकल्प में जो मांस खाता हो और घा विकल्प है जो कम खाता हो। तो यहाँ जो विकल्प होगा, अल्पाहारी का मतलब होता है जो कम खाता हो उसे अल्पाहारी कहा जाता है, जो मांस खाता हो उसे मांसाहारी कहा जाता है। क्या कहेंगे? मांसाहारी कहेंगे। और जो फल खाता है उसे फलाहारी कहा जाता है। ठीक है? उसे फलाहारी कहा जाता है। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 17, इति धन आदि यानी इत्यादि में कौन सी संधि है? इत्यादि में कौन सी संधि है? क्या यड़ संधि होगी, दीर्घ संधि होगी, गुण संधि या फिर अयादि संधि होगी? तो यहाँ पर जो विकल्प है इत्यादि, विकल्प का बिल्कुल सही है। इत्यादि में यड़ संधि है। यड़ संधि मतलब पहले शब्द का अंतिम वर्ण और प्लस दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, इन दोनों में क्या होता है? इनमें संधि होगी। तो यहाँ पर ये बचेगा इत धन ई प्लस आ प्लस दी हो जाएगा। और जब इन दोनों में संधि होगी तो ये या बन जाएगा और ये ता आधा है तो ये बन जाएगा इत्या और आ का या होगा और द्य हो जाएगा, यानी कि इत्यादि हो जाएगा। और इस प्रकार से यहाँ पर यड़ संधि होगी। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आपने बेहतर समझ लिया होगा। प्रश्न नंबर 18, राजकुमार में कौन सा समास है? क्या तत्पुरुष समास होगा, क्या कर्मधारय समास होगा, द्वंद्व समास होगा या फिर बहुब्रीहि समास होगा? तो क्या होगा?
तो तत्पुरुष समास क्या होता है कि जिनमें कारक चिन्हों का लोप हो, कारक चिन्ह हो, ठीक है, क्या हो, कारक चिन्ह जिनमें लगे हों उन्हें हम तत्पुरुष समास कहेंगे। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण होना चाहिए, क्या हो, तो एक पद विशेषण होगा। द्वंद्व समास में क्या होना चाहिए, तो योजक चिन्ह हो, योजक चिन्ह लगा हो या फिर उसमें निहित हो। और बहुब्रीहि समास जो तीसरा पद प्रधान होना चाहिए, तीसरा पद प्रधान होना चाहिए, उसे हम लोग बहुब्रीहि समास कहेंगे। तो राजकुमार को जब हम तोड़ कर लिखेंगे तो लिखेंगे राजा का कुमार, यानी कि जब हम राजकुमार शब्द का विग्रह करेंगे, समास विग्रह करेंगे तो लिखेंगे राजा का कुमार। और जो ये का शब्द दिया है ये क्या है, ये आप कहेंगे ये कारक चिन्ह है, अर्थात राजकुमार में कारक चिन्ह का लोप है, इसलिए यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा, विकल्प का बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है। प्रश्न नंबर 19, कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। विकल्प का में है न कोई आया न कोई गया, वह जैसे आया वैसे ही गया, वह आया और गया, या फिर वह आया तभी तो गया। कौन सा विकल्प हो जाएगा। विकल्प क ख ग में कौन सा संयुक्त वाक्य का उदाहरण दिया है। तो संयुक्त वाक्य के उदाहरण में जब कहीं पर भी जैसे शब्द दिखे आपको और क्या दिख जाए, और एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए आदि शब्दों से जुड़ने वाले दो वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। तो आप कहेंगे कि जो विकल्प नंबर गा है उसमें और शब्द से दो वाक्य जुड़ गया है, तो यहाँ पर ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है। और दिए गए अन्य विकल्प सभी क्या होंगे, ये आपके सभी विकल्प मिश्र वाक्य हैं। क्लियर है। ये बाकी तीनों विकल्प जो हैं वो मिश्र वाक्य के होंगे। बात समझ पा रहे हैं आप। ओके। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित विकल्पों में शुद्ध वाक्य चुनिए। कि पहला वाक्य है मैंने 3 कुर्सियां खरीदी। दूसरा, मेरे भाई के शादी के लिए अनेकों प्रस्ताव आए। तीसरा, दादी का प्राण निकल गया। और घा जो है चौथा है 4 आदमी के लिए खाना बना दो। तो यहाँ पर जो वाक्य हैं कौन सा वाक्य शुद्ध होगा, तो हम लोग देखेंगे कि गलतियाँ कहाँ कहाँ हैं। जैसे चौथा विकल्प की बात करें, 4 आदमी के लिए खाना बना दो, यहाँ पर 4 दिया है तो 4 के साथ हमें क्या लगाना है, तो आप कहोगे आदमियों के। तो यहाँ जो आदमी ये गलत लिखा है, आदमियों के लिए खाना बना दो, अब सही होगा। विकल्प नंबर अगर गा की बात करें तो दादी का प्राण निकल गया, यहाँ पर का नहीं होगा, यहाँ पर के होगा क्योंकि प्राण बहुवचन होता है। और गया नहीं तो यहाँ पर हो जाएगा गए, यानी कि दादी के प्राण निकल गए, अब सही होगा। और जो खा विकल्प है मेरे भाई के शादी के लिए, मेरे भाई की जगह की, शादी के लिए अनेकों नहीं अनेक होगा, क्या होगा, तो आप कहेंगे अनेक होगा, अनेक प्रस्ताव आए। अब यह वाक्य बिल्कुल सही है। और जो दिया हुआ वाक्य मैंने 3 कुर्सियां खरीदी, यह बिल्कुल वाक्य सही है, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है, इसलिए विकल्प नंबर का सही हो जाएगा। क्लियर है। प्रश्न नंबर 21, करुण रस का स्थायी भाव क्या है। क्या उत्साह होगा, क्या शोक होगा, रति होगा, या फिर हास्य होगा। तो कौन सा स्थायी भाव हो जाएगा करुण रस का, तो यहाँ पर जो दिया विकल्प है करुण रस का स्थायी भाव शोक होगा, विकल्प खा बिल्कुल सही है। उत्साह किसका स्थायी भाव है, तो आप कहेंगे ये वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होगा। और रति जो है वो श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, और जबकि हास्य रस का स्थायी भाव जो है वो हास्य होता है। क्लियर है। बात समझ पा रहे हैं आप। और अगर आपसे रसों की संख्या पूछ दे तो रसों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 9 है। और भरत मुनि के अनुसार अगर पूछे तो आप बताएंगे 8 है। क्लियर है। प्रश्न नंबर 22, अवधि शिला का उर पर था गरुभार, तिल तल काट रही थी दृग जलधार। जो पंक्तियां दी हैं, कह रहा अवधि शिला का उर पर था गरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। कि जो पंक्तियां हैं इनमें कौन सा छंद है, क्या दोहा छंद है, क्या सोठा छंद है, क्या बरवे छंद है, या फिर गीतिका छंद है। तो क्या हो जाएगा, अगर हम लोग देखें तो दोहा छंद जो होता है, छंद जो होते हैं, पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि छंद जो है उनमें 4 चरण होते हैं। कितने होते हैं, तो 4 चरण होते हैं। तो पहले
और तीसरे चरण, यानी कि जो दोहा है उसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, जबकि दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। क्लियर है। सोरठा जो है वो दोहे का उल्टा होता है। क्या है? दोहा का उल्टा होता है। क्लियर है। यानी कि सोरठा में पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, जबकि दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। अगर हम बात बरवे की करें तो यहाँ पर भी 4 चरण होते हैं। इसमें पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं होती हैं, जबकि दूसरे और चौथे चरण में आपकी 7-7 मात्राएं होती हैं। ये बरवे होता है। और गीतिका जो होता है वो 26 मात्राओं का छंद होता है। ठीक है, इसमें 26 मात्राएं होती हैं। बात समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि मात्राओं की गिनती करें। ये पहला चरण है और यहाँ पर ये दूसरा चरण है। तो 1-1-1-1, 2-2, 1-1-1-1, यहाँ 2-1-1, ये 1 मात्रा होगी, इसकी 2 और इसकी 1। तो जब हम गिनेंगे तो देखो 1 2 3 4 2 6 2 8 9 10 11 12, यानी कि पहले चरण में 12 मात्रा और दूसरे चरण में 2 3 4 2 6 1 7, यानी कि पहले चरण में 12, दूसरे चरण में 7। तो क्या होगा? तो आप कहेंगे ये बरवे छंद होगा, यानी कि यहाँ पर जो विकल्प है, विकल्प गा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है। प्रश्न नंबर 23, भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। क्या रस होगा, क्या अलंकार होगा, गुण होगा या फिर छंद होगा? यहाँ पर जो कह रहा है कि ऐसे कौन से शब्द होते हैं जो शब्द और अर्थ में सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि शब्दों और अर्थ के माध्यम से पंक्तियों में सौंदर्य जो उत्पन्न करते हैं उन्हें हम अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अगर अलंकारों की बात की जाए तो अलंकार कितने प्रकार के? तो आप कहना है 3 प्रकार के होते हैं। शब्दालंकार होता है, दूसरा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं अर्थालंकार होता है, और जो तीसरा होता है उसे हम लोग उभयालंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे उभयालंकार होता है। क्लियर है। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं जो शब्द अर्थ के माध्यम से किसी भी पंक्तियों में, काव्य में सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, यानी कि सजाते हैं। अलंकार का जो अर्थ अगर पूछा जाए तो आप कहेंगे आभूषण होता है, और आभूषण का मतलब ही होता है किसी चीज़ को सजाना। तो बात स्पष्ट हो गई होगी आपको। तो हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 24, आँख नादीदा काढ़े कसीदा लोकोक्ति का अर्थ क्या है? यहाँ पर दी है लोकोक्ति की आँख नादीदा काढ़े कशीदा, अर्थात क्या कह सकते हैं कि आँखों में पुतलियाँ नहीं और फिर भी दिखा रहे हैं, यानी कि योग्यता न रहने पर भी काम करने की सेखी भरना इसका विकल्प हो जाएगा। विकल्प घ बिल्कुल सही दिया हुआ, अन्य सभी विकल्प गलत हो जाएंगे। क्लियर है। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 25 जो कि आज का हम लोगों का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न में कहा गया है निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द पहचानिए। हमको शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटना है। कौन सा होगा? क्या संन्यास शुद्ध लिखा है? क्या उज्जवल होगा, श्रृंगार होगा या फिर अध्ययन होगा? तो कौन सा शब्द सही लिखा है? वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा होगा? तो आप कहेंगे कि वर्तनी की दृष्टि से जो लिखा हुआ शुद्ध शब्द है वो अध्ययन बिल्कुल सही शब्द लिखा है, यानी विकल्प घ बिल्कुल सही होगा। अगर हम बात संन्यास की करें कि संन्यास अगर गलत लिखा है तो सही क्या होगा? तो संन्यास यानी कि हम लोग लिखेंगे इस प्रकार से। अब आपका बिल्कुल संन्यास सही लिखा है। ठीक है। और उज्जवल जो है ये लिखा है उज्ज्वल, जबकि होता है उज्ज्वल, यानी कि उज्ज्वल। उज्ज्वल में 2 जा जो हैं वो 2 अर्ध वर्ण होते हैं, और श्रृंगार जो है ये इस प्रकार से लिखा जाता है श्रृंगार। अब बिल्कुल ये शब्द सही लिखे हैं। क्लियर है। ये शुद्ध शब्द हो गए हैं और पहले दिए हुए ये सभी अशुद्ध हैं, जबकि यहाँ पर अध्ययन बिल्कुल सही शब्द है। तो आज हम लोगों ने 25 प्रश्नों की श्रृंखला को कंप्लीट कर लिया है। हम लोगों ने विस्तृत अध्ययन किया है और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने भी बहुत अच्छे से इसको समझा होगा। और हम लोगों ने यहाँ पर प्रश्नों की संख्या भले ही 25 रही है, परंतु आपको भी लग रहा होगा कि हम लोगों ने लगभग 50 से 60 प्रश्नों को यहाँ पर कवर किया है बहुत अच्छे से। और
एक बात और बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर आप लोगों को हिंदी बहुत ही बेहतर तरीके से, रोचक ढंग से, विस्तृत रूप से, व्याख्यात्मक रूप से आपको पढ़ाई जाती है। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी लोग हमसे जुड़ें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। आप लोगों को निश्चित ही परीक्षाओं में बहुत लाभ होएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा ये सेशन। आप सभी लोग इस सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और जिन भाई बहनों ने अभी चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों का हमें सहयोग प्राप्त होता रहे और आप लोगों को भी आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुँचती रहे, और आप इस प्रकार से सभी वीडियोज़ का लाभ उठाते रहें और बेहतर ज्ञान प्राप्त करते रहें। हमारा उद्देश्य ही है कि सभी लोगों तक निःशुल्क एवं बेहतर ज्ञान पहुंचाना है, कि जो भाई बहन कोचिंग तक नहीं पहुंच सकते उन तक भी ज्ञान पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।